आप सभी का प्रकाश की राज चैनल में स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में आप सभी को बताया गया था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसा शासन चाहते थे कि वो शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा होना चाहिए। तथा दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बाबा साहब ने कहा था कि अंग्रेज़ों का इस देश में आना देश के लिए एक बड़ा वरदान ही साबित हुआ है। साथियों, उस क्रम को कंटिन्यू करते हुए 8 अगस्त 1930 को बाबा साहब ने नागपुर में जो भाषण दिया था उसका पॉइंट नंबर 24 में जो उन्होंने कहा था उससे अवगत कराया जा रहा है। तो साथियों, बाबा साहब कहते हैं ये सब सही है, लेकिन सवाल ये है कि ये सब उन्होंने किस चीज़ के बदले में किया। अंग्रेज प्रशासन के तहत भारतीय जनता एक तरह से बौनी होती जा रही है, उसकी प्रगति रोकी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। स्वर्गीय गोखले के शब्दों में कहना हो तो पूरे दिन हमें कुंठाओं से ग्रस्त जीवन बिताना होगा और हम में से जो ऊंचे कद के हैं उन्हें झुककर जीना होगा। स्वयं शासित राष्ट्र में दिखाई देने वाली आत्मसम्मान की भावना किसी भी भारतीय में दिखाई नहीं देती। जिस नैतिक आधार पर स्वराज की मांग की गई है वह शायद आपको पसंद न आए। इतना ही नहीं, यह देखकर आपको लगेगा जैसे कोई शैतान धर्म ग्रंथ का जिक्र कर अपना काम करवा ले। उसी तरह से पूंजीपत ये सामंती लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। हो सकता है आपको ये सब मज़ेदार लगे। लोगों की नैतिक शक्ति की ओर देखा जाए तो लगता है अंग्रेज़ों का राज हमें काफ़ी महंगा पड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु इस बिंदु से भी आप शायद सहमत ना हो। आप कहेंगे कि इस देश में शांति और सुरक्षा कायम रखने के बदले में चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े तो भी वो कम ही है। लेकिन शायद आपको भी मान्य हो, पसंद आए, ऐसी एक बात इस देश में है और वो है इस देश के लोगों की दरिद्रता। दुनिया के किसी भी हिस्से में भारत की बराबरी कर सके ऐसी गरीबी है क्या? मतलब देश में कहीं विश्व में ऐसी गरीबी नहीं है जैसी गरीबी भारत में है। बाबा साहब का ये कहना है। आगे कहते हैं 19वीं शताब्दी के पहले 25 सालों में अंग्रेज़ों के राज एक सर्वमान हकीकत बनी। तब 10 लाख लोगों की जान लेने वाले 5 अकाल आए। अंग्रेज 25 साल में 2 बार अकाल आए, उनमें करीब 4 लाख लोग हताहत हुए। 4 लाख लोग लोकमत को प्राप्त हुए। तीसरे 25 सालों में 6 बार अकाल पड़ा और उनमें मरने वालों की संख्या 50 लाख होने के यथार्थ को दर्ज किया गया। और इस 19वीं सदी के आखिरी 25 सालों में हमने क्या पाया? 18 अकाल और इन अकालों में मरने वालों की संख्या 1 करोड़ 50 लाख से 2 करोड़ 60 लाख तक जा पहुंचा। और एक साल में सरकार के भिक्षागृह में रखे गए 60 लाख लोगों को इसमें जोड़ा नहीं गया। सज्जनों, इसकी वजह क्या हो सकती?
इसका कारण यदि साफ साफ शब्दों में कहना हो तो अंग्रेजों द्वारा इस देश में लागू की गई नीति वह हमेशा इस देश के व्यापार और कल कारखानों की उन्नति में बाधक बनते रहे हैं। यह केवल तर्क पर आधारित नहीं है। वो चाहते थे कि भारत का राज्य इस तरह से चलाया जाए कि भारत इंग्लैंड में बनने वाले माल का हमेशा के लिए ग्राहक बना रहे। अंग्रेजों के प्रशासन का ये सुनियोजित सूत्र था। उनकी इसी नीति के कारण भारतीय युगों युगों तक के लिए दरिद्र देश बना रहा। देश को दरिद्र बनाने की इस विकसित क्रिया के शिकार मुख्य रूप से कौन बने? बाबा साहब सवाल करते हैं, इसके शिकार मुख्य रूप से कौन बने हैं? दलित वर्ग के जिन किसान लोगों को आज भी 6 महीने भरपेट भोजन नहीं मिलता, वही इसके शिकार हुए। उन्हीं की इसमें बलि चढ़ी। उनकी हमेशा की दरिद्रता के कारण उनकी हालत अकाल में बलि चढ़ने लायक तो थी ही। यह यदि आपके अपने लोग हैं, उनमें अगर आपका सचमुच जुड़ाव है, उनसे अगर आपका सचमुच जुड़ाव है, तो आप आंखें मूंदे उदासीन बैठे नहीं रह सकते। सज्जनों, केवल नए रास्ते बनाकर, नई नहरें खुदवाकर, रेल मार्ग बनाकर, डाक से पैसा भिजवाकर, स्थिर मुद्रा लाने से, भूगोल और खगोल शास्त्र की नई कल्पनाओं का प्रसार कर या अंतर्गत कलह को रोकने के लिए रेखांकित कर अंग्रेजों के नौकरशाह वर्ग के स्तुति सुमन गाते हुए आप बैठे नहीं रह सकते। सुरक्षा और सुव्यवस्था संभालने के कारण वो तारीफ के भी काबिल है, परंतु सज्जनों, दलित और अन्य लोग केवल सुरक्षा और सुव्यवस्था खाकर जिंदा नहीं रह सकते, वे रोटी खाकर जिंदा रहते हैं। और हमें ये बात भूल ही नहीं जानी चाहिए। जीवन के कठोर नियमों के कारण दलितों को भी ऐसी सरकार की मांग करना जरूरी हो जाता है कि जो देश में आर्थिक उन्नति लाए और उनके द्वारा भौतिक जीवन में उन्नति आए। लोगों की दरिद्रता के पीछे कारण है उत्पादन में कमी। आप में से कोई यह ठोस मुद्रा उपस्थित कर सकता है कि जितना भी उत्पादन आता है उसका सही बंटवारा नहीं होता। मैं पहले ही ये बात को मान लेता हूँ कि इस देश की गरीब मजदूर जनता से बड़े जमींदार और पूंजीपति जबरदस्ती जो पैसा वसूलते हैं, उस ओर गंभीरता से ध्यान देने पर साल भर अंग्रेजों की जो प्रशंसा की जानी है, उस पर पानी फिर जाता है। हालांकि एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकती कि लूटने वाले, शोषण करने वाले पूंजीपति और जमींदारों से अंग्रेज सरकार लोगों की रक्षा करे, ये उम्मीद कोई कैसे लगा सकता है। एक बात हमें ध्यान में रखनी ही होगी कि प्रोफेसर डाइसी के बताए अनुसार किसी भी सरकार पर, फिर वो कितनी भी शक्तिशाली ही क्यों ना हो, 2 बातों की सीमा होती है। पहली सीमा आंतरिक होती है और वो राजकर्ताओं के स्वभाव, उद्देश्य और हित संबंधों पर निर्भर होती है। और अंग्रेज सरकार अगर भारतीय समाज में प्रचलित शक्तियों को बढ़ावा नहीं देती है, तो यह उनके उद्देश्यों
और हित संबंधों के खिलाफ है। इसलिए शिक्षा के बारे में वह उदासीन है और स्वदेशी के खिलाफ है। तो इसलिए नहीं कि वो उसका समर्थन नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए ऐसा करना उनके उद्देश्यों के दायरे में फिट नहीं बैठता। राजकर्ताओं पर दूसरी जिस बात की पाबंदी होती है वह है बाहर से विरोध होने का उसे लगने वाला डर। भारतीय समाज के जीवन मूल्य नष्ट करने वाले सामाजिक दोषों की गंभीरता क्या अंग्रेज राजकर्ता नहीं जानते? भारत के जमींदार जनता को निचोड़कर सूक्ष्म बनाते जा रहे हैं। क्या सरकार ये बात नहीं जानती? भारत के पूंजीपति मजदूर वर्ग को जीवन निर्वाह के लिए जरूरी मजदूरी और सहूलियतें नहीं देते। क्या सरकार ये भी नहीं जानती? सरकार को इन सभी बातों का पता है, लेकिन आज तक सरकार ने उन्हें छूने तक का साहस नहीं किया। क्यों? उन्हें नष्ट करने का अधिकार उनके पास नहीं था। क्या इसलिए? बिल्कुल नहीं। उसने अगर भारत का सामाजिक यथार्थ और आर्थिक जीवन यदि नष्ट किया या उसे सुधारने की कोशिश की तो उसे विरोध का सामना करना होगा, यह डर उसे लगा था। ऐसी सरकार किसके और कैसे काम आने वाली है? इस प्रकार दो मामलों में लंगड़ी सरकार में आधिपत्य में जाहिर है कि जीवन जैसा था वैसा ही रहेगा। देश के हित के लिए अपनी अव्यक्त निष्ठा ढो सकने वाले अधिकारी सरकार प्रशासन में हो, ऐसी सरकार हम चाहते हैं, जिनमें शामिल व्यक्तियों को आज्ञा पालन की सीमा कहाँ खत्म होती है और कहाँ से प्रतिकार शुरू होता है, इसका एहसास होते हुए भी जो अत्यंत आवश्यक होने वाली न्याय, आर्थिक और सामाजिक सुधार लागू करने से हिचकिचाएंगे नहीं। इस भूमिका को अंग्रेज सरकार कभी भी निभा नहीं सकती है। लोगों के द्वारा और लोगों के लिए चलाई जाने वाली सरकार, यानी दूसरे शब्दों में बताना हो तो स्वकीयों की सरकार के लिए ही ये संभव हो सकता है। साथियों, आज की जानकारी इतनी ही। ये जानकारी आपको बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस खंड नंबर 38 पेज नंबर 209-211 से लिया गया है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स अवश्य अंकित करें तथा वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में इसी क्रम को जारी रखते हुए बिंदु नंबर 25 के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।